चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। आज देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई 7 ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक है, हम लोग का चैप्टर का नाम है। ठीक है, देखिए अभ्यास 7A जो है, ठीक है 7A, इसको हल कर दिया गया है और आज हम लोग हल करेंगे अभ्यास 7B। ठीक है, आज इसको हल कर दिया जाएगा। तो ठीक है, तो अभ्यास 7A की बात की जितनी भी चीज़ें हैं ना, यहाँ तक हमने प्रश्नों को हल कर दिया है। ठीक है, इसके बाद की चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर अभ्यास 7B को हल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग को इसमें पढ़ते हैं। अब रेखाखंड, हम रेखाखंड को जानेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, रेखाखंड क्या होता है। एक कह रहा है कि एक कागज़ का पन्ना ले, मोड़े और भली प्रकार दबाएं। ठीक है, क्या आपको कागज़ पर कोई मुड़ा हुआ निशान दिखाई देता है, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप किसको, कागज़ के पन्ने को मोड़ेंगे तो निशान बन ही जाएगा, जैसा चित्र में दिखाया गया। कागज़ पर AB, ठीक है, एक क्रीज मोड़ दिखाई देता है। ठीक है, जो एक रेखाखंड का आभास करता है जिसे AB दो अंत्य बिंदु इंड पॉइंट्स, ठीक है, और है, ठीक है दिया हुआ, चित्र के रेखाखंड को AB या BA द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे कह रहा है ना, जैसे कोई पन्ना लें। ठीक है, अब पन्ना को हमको क्या करना है, बीच से मोड़ेंगे। ठीक है, चलिए बीच से मोड़ देते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं आपको यह निशान मिला ना, यह तो लाइन है, रेखाखंड है। अब यहाँ पर पॉइंट A दे रहा था, ठीक है, और यहाँ पर B। ठीक है, तो यही हम लोग का बन रहा था रेखाखंड, है ना। रेखाखंड का मतलब होता है जिसको आप नाप दिए ना, तो वही होता है रेखाखंड। ठीक है, आगे हम लोग को चलिए समझाएगा। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, या इसको किस तरह दिखाएंगे, AB, और यहाँ पे ऐसे ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, सिर्फ लाइन मार के। ठीक है, तो BA, AB लिख दीजिए इसको। ठीक है, AB या BA लिख करके लिख के ऊपर इस तरह लाइन लगा दीजिए, द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब बोला है कि एक धागा लीजिए और समतल पर अपने दोनों हाथों से उसके सिरों को पकड़कर खींचे ताकि वो पूर्ण रूप से सीधा हो जाए। धागे की स्थिति, यह स्थिति रेखाखंड को निरूपित करती है तथा हाथों से पकड़े हुए सिरे रेखाखंड के अंत बिंदु हैं। ठीक है, रेखाखंड AB को AB ऐसे रेखा लगा देंगे। ठीक है, इस तरह रेखा है। ठीक है, AB इस तरह दिखा देंगे, या BA, AB लिखें या BA लिखें, है ना, और रेखा का इस तरह चिन्ह लगा देंगे, द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए, अब जैसे देखिए, अब जैसे आप दो ले लेंगे, है ना, दो धागा ले लेंगे, तो उसको इस तरह पकड़ लेंगे, है ना। जितना पकड़ेंगे आप, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर आप पकड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर पकड़े हुए हैं, यहाँ पर पकड़े हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए AB, यहाँ पर ए इंड पॉइंट पर बना दीजिए। उल्टा सीधा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर A रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर AB हमने लिख दिया। ठीक है, रेखा आपने वो धागा पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो यह AB अब रेखाखंड हो गया। ठीक है, अब इसको दर्शाना रहेगा तो इस तरह लिख देंगे, AB ऐसे लगा देंगे, या इसको BA रेखा इस तरह लगा देंगे, ये दोनों हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे देखिए, रेखाखंड AB को ऐसे AB रेखा या BA रेखा द्वारा व्यक्त करते हैं। चलिए ठीक है, और कितना, चलिए यहाँ पे स्केल आप देख ही रहे हैं। ठीक है, हाउ टू, चलिए ये बुक है कोई। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यह क्यूब है या फिर घनाभ होगा, यह बराबर तो नहीं लग रहा है। ठीक है, हो सकता है घनाभ होगा, जो भी है यह है। यहाँ पर देखिए, यह किनारे सब ना रेखाखंड बनेगी, यहाँ तक रेखाखंड बना, यह रेखाखंड बना, यहाँ पर यह रेखाखंड है, यहाँ से यहाँ तक रेखाखंड है। ठीक है, यहाँ से जितनी आप लंबाई नाप दिए ना, इसको भी नाप देंगे, यह सब रेखाखंड हुआ। ठीक है, ऊपरी आकृतियों में रेखाखंड का आभास कराने वाले भागों का नाम बताइए, है ना। देख रहे हैं ना कि किताब का जो किनारा है, ठीक है, ये क्यूब होगा या फिर घन है, जिसका इसका किनारा, ठीक है, स्केल का किनारा, ये सब हम लोग को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, अब कह रहे कल्पना कीजिए, निम्नलिखित चित्रानुसार रेखाखंड AB को A से एक दिशा में और B से आगे दूसरी दिशा में बिना किसी अंत बिंदु के विस्तृत किया गया है। जैसे कह रहा है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक रेखाखंड था आपका, कोई था, मतलब आप इसको नाप लिए थे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यह रेखाखंड हो गया। अब रेखाखंड को इसको बोल रहा है कि आप आगे तक बढ़ा दिए, है ना। यहाँ पर इस तीर का दिखाने का मतलब होता है कि यह इसका समाप्त पॉइंट नहीं है, है ना, यह अंततः चलता चला जाएगा। ठीक है, और इधर भी इस तरह चलता चला गया, है ना। तो देखिए, अब यहाँ पर आगे आ जाते हैं। देखिए, इसी को रेखा कहते हैं, इसी को ना, जैसे यहाँ पर आगे भी चलता चला गया और यहाँ पर पीछे भी चलता चला गया, तो इसी को रेखा कह देते हैं। रेखाखंड, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। रेखाखंड जिसको आप नाप देंगे ना, उसको रेखाखंड कहेंगे। अब जब बात रेखा की करेंगे ना, तो जो रेखा क्या होता है, रेखा ये होता है कि मतलब इसमें देखिए कोई रेखा है ना, तो उसको न शुरुआत बिंदु हमको पता होगा, ना अंत बिंदु कि कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है, बस एक सीधी रेखा में रहेगी और इस तरह तीर लगा देगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं।
चलिए ध्यान दें, रेखा ए बी, अब जैसे देखिए ए बी को ना जैसे इस तरह रेखा खींचेंगे ना तो दोनों तरफ तीर लगाएंगे, ठीक है। रेखाखंड में क्या था, हम लोग बस ऐसे ही लाइन खींच देते थे, हो जाता था। लेकिन जब हम लोग को रेखा दिखाना रहेगा, अभी पर इसको ए बी हमको दिखाना रहता है ना, तो इसको हम दोनों तरफ तीर के माध्यम से दिखाते हैं, दोनों तरफ तीर लगाना पड़ता है उसी रेखा पे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग को दिया हुआ है कि रेखा ए बी को दोनों सिरों पर तीर की नोक के चिन्ह बनाते हैं, ठीक है। जैसे तीर के नोक का ऐसे बनाते हैं ना, जैसे आपको हमने बताया, ठीक है। चिन्ह बने हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि रेखा की कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है, ठीक है। मतलब चलता चला जाता है दोनों दिशाओं में अंततः, ठीक है, अनंत तक फैली हुई है। रेखा को दो विधियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कह रहा है कि यदि रेखा पर दो बिंदु पी क्यू दिए गए हैं तो को पी क्यू ऐसे लगा दीजिए और रेखा का चिन्ह लगा दीजिए, दोनों तरफ तीर लगा दीजिए, ठीक है। तक फैली हुई है रेखा को दो विधियों से, ठीक है, पी क्यू द्वारा। और बिंदु न दिए जाने पर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से निरूपित किया जाता है, जैसे रेखा यल, रेखा यम, रेखा यन, रेखा और कोई मान लीजिए रेखा, ठीक है। और लिखना रहेगा तो रेखा, चलिए अगर ए आप नामकरण कर दिए तो रेखा ए हो गया, बी हो गया, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह हो गया। देखिए यहाँ पर पी क्यू दिया था, ठीक है। अगर पी क्यू पॉइंट दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर देखिए पॉइंट सा बनाया है, यहाँ पे पी क्यू, या तो इसको रेखा पी क्यू लिख देंगे आप, रेखा पी क्यू, या तो पी क्यू लिख के इस तरह रेखा लगाएंगे, रेखा पी क्यू, इस तरह दोनों तरफ तीर रहेगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये होगा कि अनंत तक ये सब चलती चली जा रही हैं, ठीक है, रेखाएं। या तो कोई रेखा है तो यहाँ पर स्मॉल लेटर में यल लिखा है तो इसको लिख दीजिए रेखा यल, ठीक है। इस प्रकार इसको कर लेंगे। निष्कर्ष, अब निष्कर्ष हम लोग पढ़ते हैं। निष्कर्ष में हम लोग को दिया हुआ है रेखा सीधी होती है, ठीक है, जिसका दोनों विपरीत दिशाओं में विस्तार अपरिमित होता है ना। अपरिमित रूप होता है मतलब कभी इसका अंत नहीं होता है, ठीक है। रेखा तो सीधा भी रहेगा और अंत बिंदु, मतलब इसका अंत बिंदु हम लोगों को नहीं पता रहेगा कहाँ पे जा रही है, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, मतलब इसका अंत मतलब एंडिंग पॉइंट हम लोग को नहीं पता रहता है कि कहाँ पे समाप्त होगी, ठीक है। आगे हम लोग आ जाते हैं। दिया हुआ है रेखा के किसी भाग को रेखाखंड कहते हैं, है ना, जिनमें दो बिंदु अंत बिंदु होते हैं। जैसे यह पूरी रेखा हो गई, ठीक है, यहाँ पे रेखा है तो कहाँ से आ रही है कहाँ को जा रही है कोई पता नहीं है, अंत बिंदु हम लोग को नहीं पता। लेकिन इसमें से आप छोटा सा एक टुकड़ा ले लेंगे ना, यहाँ से छोटा टुकड़ा ले लिए तो यह क्या बन गया, हम लोग का रेखाखंड बन जाएगा, ठीक है। एक टुकड़ा ले लिए तो रेखाखंड बन गया, ठीक है। इसी को रेखाखंड कहने में, जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं। जैसे यहाँ पर रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक लिए ना, तो अब यहाँ पर मान लेते हैं पी क्यू आप नामकरण कर दिए तो पी क्यू क्या बना, रेखाखंड बन गया, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। ज्यामिति में रेखा से अभिप्राय संपूर्ण रेखा से होता है, न कि उसके किसी एक भाग से। जब भी आप रेखा का नाम लेंगे ना तो उसका संपूर्ण भाग से, मतलब इसी रेखा के मेन बात करेगा, ठीक है, न कि उसके किसी भाग से, न कि उसके किसी एक भाग से, ठीक है। रेखा का मतलब ये हो गया। चलिए ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं। दिया हुआ प्रयास कीजिए, नीचे कुछ रेखाएं दी गई हैं, उनके नाम लिखिए। चलिए अब देखिए हमको इस तरह देख रहे हैं ना, यहाँ पे अब इसका हम लोगों को नाम लिखना रहेगा। तो देख रहे हैं कि आर्यस हमको 2 पॉइंट दिया हुआ है और देख रहे हैं कि दोनों तरफ तीर बनाया है, तो इसको लिख देंगे क्या, आर्यस लिख कर दोनों तरफ तीर लिखा देंगे क्योंकि यह रेखा है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे यम लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, रेखा यम, ठीक है, रेखा यम, इस तरह लिख देंगे, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर रेखा दिया हुआ है, यफ और ई दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे ई एफ लिख दीजिए या एफ ई, दोनों तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लिख देते हैं यफ ई, ठीक है। और रेखा का चिन्ह लगा देते दोनों तरफ तीर। और चलिए, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रेखा कितना, अगर इसकी बात करें तो यह दोनों रेखा, यह रेखा है, ठीक है, रेखा यन, और रेखा पी, रेखा क्यू है, ठीक है, यह क्यू वाली रेखा है, ठीक है, यह यन वाली। और ओ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सिर्फ कुछ रेखाएं खींची गई उनके नाम लिखिए। तो चलिए यहाँ पर हमको रेखा लिखना रहेगा तो क्या लिख देंगे, रेखा क्यू लिख देंगे और कामा रेखा यन, रेखा स्मॉल, ठीक है, स्मॉल है, ठीक है। अगर आगे भी हम लोग को लिखना रहता है तो ये लिख देते हैं कि हम ओ बिंदु पर ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे को काट रही हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर रेखा बनाया गया है और आपको पी लिखा है ना, तो इसको लिखना रहेगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, रेखा पी, ठीक है, स्मॉल पी है। चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं। अब किरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अब देखिए अब किरण क्या होता है, निम्नलिखित चित्रों को देखिए और सोचिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग को सोचना है। तो देखिए दीपक है, दीपक जल रहा है, तो दीपक से प्रकाश निकलती हुई प्रकाश की किरणें, ठीक है, और सूर्य की किरणें, ठीक है, सूर्य की किरणें हो गई, है ना, टार से निकलती हुई किरणें, ठीक है। अब किरण के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए
तो दिया हुआ है आगे हम लोग को कि चित्र से स्पष्ट है कि किरण रेखा का एक भाग है। जाहिर सी बात है, रेखा सबसे बड़ी है, ठीक है। रेखा के अगर नाप दिए तो हम लोग का वो बन गया क्या, रेखाखंड। और एक बिंदु मतलब हम लोग को ज्ञात हो गया कि मतलब कहाँ से शुरू हो रही है। किरण में यही होता है ना कि यहाँ से आप लोगों को पता चल जाता है कि रेखा जो भी है, रेखा ये किरण शुरू कहाँ से हो रही है। जैसे यहाँ पर दीप जल रहा है तो इसी जगह से प्रकाश निकलेगा, लेकिन कहाँ को जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। देखिए अब सूर्य का प्रकाश निकल रहा है तो निकल तो रहा है, हम लोग जान रहे हैं कि सूर्य से निकल रहा है, लेकिन अब ये कहाँ को जा रहा है कोई पता नहीं। अब देखिए टार्च का प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। अब लेकिन ये कहाँ को जा रहा है कोई पता नहीं है ना, अंत बिंदु उसका नहीं प्राप्त कर लेते हैं ना। चलिए आगे हम लोग को दिया हुआ है कि चित्र से स्पष्ट है कि रेखा स्पष्ट है कि किरण रेखा के एक भाग होता है, ठीक है। यह एक बिंदु से प्रारंभ होता है जिससे प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और एक दिशा में अंतहीन, ठीक है, मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, ठीक है, होती हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पर वो प्रारंभिक या निगमन बिंदु है, ठीक है, तथा पी किरण एक कोई अन्य बिंदु है। इस किरण को ओपी और इस तरह किरण मतलब कहाँ से निकले वो जिधर को जा रही है उधर आप तीर लगा देंगे, से व्यक्त करते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको हम एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पहला थोड़ा हम रेखा के बारे में बता दें। देखिए अब रेखा के बारे में हम जब बात करेंगे ना तो रेखा क्या होता है। देखिए रेखा में ऐसा होगा ना कि अब यह कहाँ को आ रही है कहाँ को जा रही है हमको नहीं पता है, ठीक है। ये ऐसे रेखा को इसको दिखाएंगे, दोनों तरफ तीर के माध्यम से दिखाएंगे, और मान लेते हैं अगर यहाँ पर अगर पी क्यू आप दिखा रहे हैं, ठीक है, पी क्यू, अगर अच्छा इसका हमको लिखना रहेगा, सिंबल लिखना रहेगा सिर्फ, तो क्या लिखेंगे, पी क्यू और पी कैपिटल क्यू है, ठीक है, पी क्यू लिख देंगे और दोनों तरफ इस तरह तीर लगा देंगे, ठीक है, इस तरह पी क्यू लिख देंगे। या मान लेते हैं इसका नाम अगर स्मॉल यल है, ठीक है, इस रेखा का, तो इसको लिखेंगे तो रेखा यल लिख देंगे, ठीक है, रेखा यल लिख देंगे। और चलिए ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होता है कि हम लोग चलिए रेखाखंड या किरण के बारे में लिख लेते हैं। चलिए रेखाखंड ही लिख लेते हैं। अच्छा रेखाखंड क्या होता है, देखिए आप जिस लंबाई को नाप देंगे ना, मान लेते हैं आपने इसको नाप दिया, इसका एंड पॉइंट आपको मिलेगा, इसमें दोनों में एंड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा रेखा में, ठीक है। और देखिए इसमें आप लोगों को दोनों का एंड पॉइंट मिला, मान लेते हैं कि आपने नाप दिया 6 सेंटीमीटर है कोई चीज़ है, ठीक है, नाप दिया आपने ना, तो वह रेखाखंड हो गया। और सीधी रेखा में होना चाहिए, सब कुछ सीधा रेखा में होना चाहिए, रेखा हम लोग पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो यार इसको लिखना रहेगा तो हम लोग को क्या लिखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर पी क्यू है, तो चलिए तो इसका सिंबल किस तरह बनेगा, इसको लिखना रहेगा तो बस इस तरह सीधा लाइन लिखेंगे, ठीक है, ये बना रेखाखंड पी क्यू, ठीक है, इसको रेखाखंड पी क्यू पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग आ जाते तीसरा पॉइंट। अच्छा जब हम किरण की बात करेंगे ना, देखिए अच्छा अब किरण क्या होता है, किरण में होता है कि एक बिंदु आपको पता रहेगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन कहाँ को जा रही है ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम कोई नामकरण कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं पी है, यहाँ पर कर देते हैं क्यू, ठीक है, तो पी क्यू कर दिया तो ये क्या लिख देंगे, पी क्यू, ठीक है, जिधर से जिधर को जा रही है, ठीक है, यह किरण पी क्यू हो गया, ठीक है। इसको इस प्रकार दिखाएंगे, इसमें एक बिंदु पता रहेगा और कहाँ को जा रही है नहीं पता रहेगा, इसमें दोनों बिंदु आपको पता रहेगा, इसमें दोनों बिंदु आपको नहीं पता रहेगा, ठीक है। चलिए यह हो गया तीनों। अब आगे हम लोग समझ लेते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि 3 किरणें, ठीक है, 3 किरणें खींचिए जिनका निगमन बिंदु ओ। चलिए तो ऐसा भी हम लोग कर देते हैं, 3 हमको किरण खींचना है, ठीक है। देखिए अगर हमको ओ से निकालना है तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कितना, यहाँ से हम लोग को किरण ही खींचना था तो यह प्रारंभिक बिंदु हम लोग को पता है ओ है, ठीक है, यहाँ पर पी लिख देते हैं, ओ पी है, किरण ओ पी है, तो इसको हम लोग इस तरह दिखाएंगे। चलिए एक और निगमन बिंदु ओ का लिखना है, तो चलिए 3 थोड़ा पढ़ लेते हैं। 3 किरणें खींचिए जिनका निगमन बिंदु ओ हो, मतलब एक ही बिंदु से हमको कह रहा है, ठीक है। चलिए ओ से निकल गया किरण, चलिए और यहाँ पर निकाल देते हैं ओ पी, चलिए यहाँ पर क्यों हो गया, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ओ क्यों, ठीक है। और यहाँ से एक और किरण निकाल देते हैं हम लोग, है ना। चलिए यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, ए लिख देते हैं, तो इस किरण का क्या नाम हो जाएगा, ओ ए, ठीक है। ये इस प्रकार हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि संरेख बिंदु एक संरेखी बिंदु है ना, इन पर चर्चा कीजिए और निष्कर्ष निकालिए, ठीक है। चलिए एक कागज़ के तल पर 3 बिंदुओं को अलग अलग समूह में लीजिए, ए बी सी और सेकेंड में एक्स वाई जेड पी क्यू आर, और कह रहा है कि ई एफ जी निम्नवत अंकित हैं, ठीक है। प्रत्येक समूह में किन्हीं दो बिंदु जैसे ए बी और एक्स वाई और कितना पी क्यू ई एफ से जाने वाली रेखाएं खींचिए, ठीक है। चलिए जिस प्रकार ये खींचा हुआ है हम लोग देख लेते हैं। ए बी सी को इस तरह एक लाइन पर रख दिया, यहाँ पे पी क्यू को खींचा तो यहाँ पे आर को रख दिया, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई जेड है तो तीनों एक ही लाइन पर है, यहाँ पे पी क्यू है तो कितना बना, ठीक है। जी को यहाँ पर रख दिया है, ई एफ को यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए
संरेख बिंदु का मतलब होता है ना एक ही रेखा पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना एक रेखा पर है, यहाँ पर एक रेखा पर है, परंतु एक रेखा पर यह बिंदु नहीं है, बिंदु रेखा से अलग हो गया, यहाँ पर भी रेखा से अलग हो गया, तो यह संरेख न असंरेख बनेगा, ठीक है। संरेख सिर्फ यह और यह है, ठीक है, जब एक ही रेखा पर बनेगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दें। उक्त रेखाओं को देखने पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, ठीक है। समूह के 3 बिंदु से एक ही रेखा पर होते हैं, तो अर्थात रेखा समूह के तीनों बिंदु से होकर जाने वाली, जैसे समूह ABC से एक और समूह XYZ से दूसरी रेखा जाती है। जाहिर सी बात है, देख रहे हैं ना कि एक ही रेखा पर तीनों बिंदु हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ABC और XYZ यहाँ पर, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, समूह के तीनों बिंदु एक ही रेखा पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो इसी को बारे में बताएगा। जैसे PQR में R और से PQR, ठीक है, में बिंदु R देख रहे हैं बाहर है, रेखा PQ से बाहर है, ठीक है, PQ से जो रेखा है उससे बाहर है, ठीक है। और तथा समूह, अच्छा इसकी बात करेगा तो इसमें बिंदु कौन बाहर होगा, G बाहर होगा, बिंदु G रेखा से EF से बाहर है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं आगे हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। एक तल में स्थित 3 या 3 से अधिक बिंदु संरेख एक ही रेखीय बिंदु कहलाते हैं, यदि वे सभी एक ही रेखा में। देखिए इसका देखिए, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे संरेख बिंदु क्या होगा, देखिए इसके लिए बोला है कि एक ही तल में 3 या 3 से अधिक, कम से कम 3, ठीक है, स्थित 3 या 3 से अधिक, मतलब कम से कम 3 तो बिंदु रहेंगे ही। अगर एक ही रेखा में 3 बिंदु रहेंगे ना कम से कम, ठीक है, एक ही रेखा में, तो उन्हें संरेख बिंदु कहेंगे, मतलब, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, बिंदु संरेख एक ही रेखा में कहलाते हैं, ठीक है, यदि वे सभी एक ही रेखा पर स्थित हो। चलिए ठीक है, आ जाते हैं हम लोग क्रियाकलाप पे। क्रियाकलाप हम लोग को दिया हुआ है कि कागज के तल पर कोई बिंदु A, D, M, N ऐसे कुछ दिया हुआ है, यक्स चित्रवत अंकित किए गए, उसे मोड़कर इस तरह से दबाएं, ठीक है, इस तरह से दबाएं, ठीक है, कि मोड़े हुए 2 बिंदु यक्स तथा D अवश्य पड़े, कि 2 बिंदु मोड़े की यक्स तथा D अवश्य पड़े। चलिए ठीक है, कागज को खोलकर देखें कि अन्य बिंदु की स्थिति स्पष्ट होती है कि ये इस रेखा पर स्थित है या नहीं है। हम पाते हैं कि बिंदु DMY PQ रेखा पर स्थित है, ठीक है, DMY पाते हैं, अतः यह संरेखी बिंदु, जबकि अन्य ये N और तथा M इस रेखा से बाहर है। स्पष्ट है कि ये ADM NPX तथा Y कौन सा है, असंरेख बिंदु है, ठीक है। जैसे कह रहा था ना कि जैसे आपको इस तरह, मतलब कि कोई ले लिया था, जैसे कोई पेपर ले लिया था, अब इस पर हमको जो बिंदु लिखना था, चलिए हमको लिखना था A कितना D, कहीं पे बना दीजिए, AD बना दीजिए, और क्या बनाना है, M बनाना है, ठीक है, बिंदु M इसको मान लेते हैं, ठीक है, और क्या बिंदु N होना है, ठीक है, और कितना NP, ठीक है, और बिंदु हम लोग को X भी बनाना, चलिए यहीं पर बना लेते हैं X, है ना, तो और कितना तथा Y, चलिए तो यहाँ पर हम लोग Y बना लेते हैं, ठीक है, तो Y बना लेते हैं। तो देखिए अब जैसे यह बोला था कि उसको कैसे मोड़ना है, ऐसा मोड़ना है कि X और D अवश्य पड़े। तो चलिए जब X और D देख रहे हैं ना, X और D यहाँ पर है, चलिए X और D यहाँ पर है, ठीक है, तो जब इन दोनों को हम मोड़ेंगे ना, तो देखिए, तो हम लोग मोड़े तो कुछ हम लोग का इस तरह से आए, ठीक है, जैसे अब हम इसको एक सीधा रेखा में मोड़ना था, ठीक है, तो एक सीधा रेखा में जब ऐसे मोड़े तो हम लोग का सिर्फ 2 ही बिंदु पड़ा, लेकिन जैसे अब ये जैसे मोड़ा था, अब यह जैसे रैंडम बनाया था, तो इसका यक्स D Y P ये सब बिंदु एक ही रेखा पर पड़ा था, तो यह संरेख बिंदु हुए, ठीक है। लेकिन हम लोग बनाए थे तो वैसा कुछ नहीं पड़ा था, ठीक है, लेकिन यह बनाया था तो कैसा बना, यह जब अपने कागज़ को लिख कर मोड़ा तो यक्स D Y P, लेकिन कम से कम 3 रहेगा, ठीक है, तभी हम लोग संरेख बिंदु कहेंगे। चलिए ठीक है, तो यह इस प्रकार से हो गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं, यह सब देखिए इसको हमको देखना रहेगा, तो असंरेख कौन कौन बना बिंदु, देखिए यह बिंदु, यह बिंदु, यह बिंदु, यह सब असंरेख है, ठीक है, यह सब संरेख बना, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे हम लोग को दिया हुआ है, ध्यान दे, ठीक है, ध्यान दे, दोनों सिरों पर तीर की नोक का चिन्ह बने हैं, तो यह प्रदर्शित करता है कि रेखा कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। इसको हमने बताया अभी कि अंतिम बिंदु इसका नहीं होगा, यह रेखा PQ लिखा है, यह रेखा L लिखा है, अंतिम बिंदु नहीं होता यदि दोनों दिशाओं में अंततः फैली हुई हैं, ठीक है, फैली हुई हैं। इस रेखा को PQ अथवा अंग्रेजी के छोटे लेटर L से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। हमने क्या चर्चा की
रेखा सीधी होती है जो दोनों दिशाओं में विस्तार रूप से अपरिमित होता है। जाहिर सी बात है, रेखा होता है क्या होता है, दोनों दिशा में अपरिमित रूप से विस्तार होता है। और क्या होता है कि मतलब यह ना इस रेखा का ये हमेशा सीधा होता है। ठीक है, चलिए रेखा का अंत बिंदु नहीं होता, मतलब अंतिम बिंदु नहीं होता है। चलिए यदि रेखा पर दो बिंदु ए बी लिए गए हैं दिए जाएँ तो रेखा ए बी लिखेंगे या को ए बी इस तरह प्रदर्शित करते हैं, ए बी लिखकर और रेखा का इस तरह चिन्ह लगा देंगे दोनों तरफ तीर। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। रेखा को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर एल एम एन आदि लिखकर भी प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हम लोग लिख देंगे रेखा यल है, रेखा यम है, रेखा यन है। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख देंगे। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि रेखा को यदि रेखा के किसी एक छोटे एक ना किसी एक भाग को रेखाखंड कहते हैं। जाहिर सी बात है, रेखा का इसमें कोई सा आप टुकड़ा ले लेंगे ना, यहाँ पर जैसे पी क्यू दिया हुआ है बिंदु, इतना आप टुकड़ा ले लीजिएगा, हम लोग का क्या बन जाएगा, ये हम लोग का रेखाखंड बन जाएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे हम लोग को दिया हुआ है रेखाखंड कहते हैं उसके दोनों ओर अंत बिंदु होता है। अंत बिंदु मतलब यहाँ एंडिंग पॉइंट है, अंत बिंदु है। ठीक है, होता है। यदि रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु ए बी है तो इसे रेखा, पीछे हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं ना कि रेखा कैसे दिखाएंगे रेखाखंड को, इस तरह ए बी लगा कर सिर्फ इस तरह लगा देंगे। ठीक है, चलिए से निरूपित करते हैं। ज्यामिति में रेखा से हमारा अभिप्राय संपूर्ण रेखा से होता है और न कि उसके किसी एक भाग से, है ना। संपूर्ण जब भी रेखा की बात करेगा तो उसके सभी, कह रहा है कि ज्यामिति में रेखा से अभिप्राय संपूर्ण रेखा से होता है, चाहे वो जो भी हो, है ना, रेखाखंड हो, किरण हो या फिर रेखा ही हो। ठीक है, रेखा से सबका अभिप्राय होता है। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। कह रहा है कि इन्हें कीजिए, चर्चा कीजिए और निष्कर्ष निकालिए। ठीक है, कह रहा है ना। ठीक है, एक कागज़ पर यक्स वाई, ठीक है, खींचकर उस पर एक बिंदु ओ अंकित कीजिए। ठीक है, इस तरह कर दिया है जो हम लोग को जैसे बताया हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रेखा के दो भाग, ठीक है, हम देखते हैं कि रेखा के दो भाग हो गए। ठीक है, यहाँ पर बिंदु ओ बना दिया ना, यक्स वाई था पहले। ठीक है, यहाँ बीच में ओ बना दिया तो रेखा के दो भाग हो गए। ठीक है, आधा इधर हो गया, आधा उधर। ठीक है, तो कह रहा है रेखा का एक भाग जिस पर बिंदु ओ तथा रेखा के वे सभी बिंदु सम्मिलित है जो ओ के बाईं ओर है। ओ के बाईं ओर कौन है, यक्स है। ठीक है, बाईं ओर तथा रेखा का दूसरा भाग जिस पर बिंदु ओ तथा रेखा के वे सभी बिंदु दिया हुआ है सम्मिलित है जिस पर बिंदु ए के दाईं ओर है। देखिए मतलब यहाँ पर दिया हुआ है ना, जैसे कि यहाँ पर एक्स वाई, ठीक है, बिंदु था दो। ठीक है, यही रेखा था हम लोग का। ठीक है, और बीच में ओ बना दिया तो वाई कितना हो गया, वाई ओ के दाहिने तरफ मिला और ओ जो है यक्स ओ के बाएं ओर क्या मिला, हम लोग को यक्स मिला। और ठीक है, इस रेखा को और दो बराबर भागों में इधर बांट दिया। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं। सम्मिलित हैं जो बिंदु ओ के दाईं ओर है। ठीक है, यह दाईं ओर कौन था, यह वाई था। ठीक है, वाई की बात कर रहा है। ठीक है, यह दोनों भाग अलग अलग दो किरणें, ठीक है, किरण ओ एक्स तथा ओ वाई प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब बिंदु ओ को इस किरणों का निगमन बिंदु कहते हैं, है ना। इस आकृति को दर्शाने के लिए क्रमशः ओ एक्स और ओ वाई से निरूपित करेंगे। ठीक है, चलिए हमको इसको आगे दिया हुआ है ना कि देखिए इसका यही मतलब है ना कि जैसे ओ बिंदु है ना, ओ बिंदु आप मध्य में ले लिए तो इधर क्या बना, यह किरण बना। जैसे यहाँ से अब निगमन बिंदु मिल गया हम लोगों को, यहाँ से शुरुआत हो रहा है, यहाँ पे एक इधर किरण बढ़ गई और यहाँ से एक किरण इधर बढ़ गई, है ना। तो इसको हम किरण लिखना रहेगा तो यहाँ से क्या लिख देंगे, ओ वाई। ठीक है, और किधर ओ से वाई की तरफ जा रही है। ठीक है, इसको लिखना रहेगा तो किधर जा रही है, ओ से यक्स की तरफ, तो इसे लिख देंगे ओ यक्स ऐसे किरण। ठीक है, इसको इस प्रकार बना देंगे और हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। ठीक है, बोला है कि एक बिंदुगामी रेखाएं। ठीक है, अब यह क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ है समतल पर कोई तीन रेखाएं लें, निम्नलिखित चार स्थितियों में से कोई ना कोई एक स्थिति बनेगी। ठीक है, कह रहा है कि जब आप तीन रेखाएं एक समतल पर, मतलब तीन रेखाएं आप लेंगे तो तीनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो, मतलब तीनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर। अच्छा, समानांतर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर 2 सेंटीमीटर के बीच की दूरी है तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर की होगी। यहाँ इसके अनंत बिंदु, अनंत मतलब तक चले जाएंगे ना, तो अभी भी आपको 2 सेंटीमीटर की दूरी रहेगी इसके बीच में। यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर रहेगा। यहाँ पर जहाँ तक चले गए हैं ना, तभी भी 2 सेंटीमीटर बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, तभी वो आपस में क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तीनों समानांतर है, मतलब आपस के बीच की दूरी समान है। ठीक है, दूसरा, तीनों रेखाओं में कोई
दो आपस में समानांतर तथा तीसरी उन्हें प्रतिच्छेद करे। जैसे कह रहा है कि दो तो आपस में समानांतर है ना, जैसे रेखा यल यम यन यही लिया है, तो रेखा जैसे यल और यम आपस में समानांतर है, तीसरी क्या कर दी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दी है ना। देखिए यही 4 तरीके से हो सकता है इसका, जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे आपको बता रहे हैं। ठीक है, दिया हुआ है कि तीनों रेखाएं में से कोई भी आपस में समानांतर न हो तथा उसमें से प्रत्येक 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। जैसे तीनों रेखाएं ना, अब आपस में कोई समानता, यहाँ पे तीनों समानांतर थी, यहाँ पे 2 सिर्फ समानांतर एक प्रतिच्छेद कर दी। अब तीसरे में क्या हो गया, तीनों इस तरह निकल गई है ना, एक दूसरे को या 2 रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, इस तरह से हो गया। ठीक है, चौथा क्या स्थिति हो सकता है कि तीनों रेखाओं को 2 रेखाएं आपस में समानांतर न हो तथा तीनों रेखाएं एक दूसरे एक सर्वनिष्ठ बिंदु P पर प्रतिच्छेद करें। इस स्थिति में तीनों रेखाएं एक बिंदु P से होकर जाती हैं। ऐसी रेखाओं को एक बिंदुगामी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तथा बिंदु P को उनका संगमन बिंदु कहते हैं। देखिए तीनों, जैसे यहाँ पे तीनों रेखाएं क्या एक बिंदु से होकर जा रही है ना, वो बिंदु क्या है, P है। यह रेखा कौन है, यल है, यम है, यन है। यहाँ पर P बिंदु पर तीनों मिल रही हैं आकर के ना, तो इसे क्या बोल देंगे, एक बिंदुगामी रेखाएं तथा संगमन बिंदु P है। ठीक है, एक बिंदुगामी रेखाएं तथा इसका संगमन बिंदु क्या है, P हो गया। ठीक है, इस प्रकार देखिए यही चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे। एक बिंदुगामी रेखाएं मतलब एक ही बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं। ठीक है, एक बिंदु P से होकर जा रही थी तीनों रेखाएं। तो चलिए यहाँ पर हो गया। इस प्रकार एक ही बिंदु P से होकर जाने वाली अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जाहिर सी बात है, अब इस पर रेखा अगर खींचना चाहेंगे तो बहुत सारा हर दिशा में खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वे एक बिंदुगामी रेखाएं कहलाती हैं और यह बिंदु उनका संगमन बिंदु कहलाता है। इस बिंदु को संगमन बिंदु कहेंगे और इससे कितना अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, और इन सभी रेखाओं को क्या कहेंगे, एक बिंदुगामी रेखाएं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य, इस पर समूह में चर्चा कीजिए। चलिए हम इसको इन सबको पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या सही है और क्या क्या गलत है। देखिए कह रहा है ना कि रेखा सीमित लंबाई की होती है। जैसे कह रहा है ना, जब भी आप रेखा की बात करेंगे ना, तो रेखा में हम आपको पहले ही बता दिए कि रेखा में सीमित कुछ भी नहीं रहता है। जैसे यहाँ पर यह रेखा है ना, तो यह अनंत बिंदु तक चलती चली जाती है, मतलब अंत तक। यहाँ पर एंडिंग पॉइंट हम लोग को नहीं प्राप्त होता है, यहाँ पर भी नहीं प्राप्त होता है कहीं पर। ठीक है, तो रेखा सीमित लंबाई की होती है। सीमित लंबाई मतलब कह रहा है कि उसको माप दीजिए, माप देंगे ना तो रेखा खंड हो जाएगा। रेखा सीमित लंबाई होती है, जो कि क्या है, असत्य है हम लोग का। ठीक है, ये सही नहीं है। कह रहा है कि एक तल में 2 रेखाएं सदैव एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जबकि अलग अलग तलों में ऐसा सदैव आवश्यक नहीं। कह रहा है एक तल में 2 रेखाएं सदैव प्रतिच्छेदित करती हैं। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि एक तल में 2 रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक तल में 2 रेखाएं हैं तो एक दूसरे के समानांतर भी तो हो सकती हैं, समानांतर भी हो सकती हैं। ठीक है, एक तल में 2 रेखाएं सदैव एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। सदैव बोला है, सदैव एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जबकि अलग अलग ऐसे, यह भी असत्य लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है, ऐसा भी नहीं है। एक बिंदु से आप जितना इच्छा करें उतनी रेखाएं खींच सकते हैं ना, देख रहे हैं ना, जितना इच्छा करें उतना आप रेखाएं खींच सकते हैं एक बिंदु से, है ना। इसे संगमन बिंदु कहेंगे और इन सभी रेखाओं को क्या कहेंगे, यही कहेंगे एक बिंदुगामी रेखाएं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक नहीं, तो ये भी असत्य लिखा हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं 2 बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ये हम लोगों ने पढ़ चुका है, तो यह तो सही बात लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P बिंदु था, यहाँ पर Q, तो यहाँ से एक बिंदु से बात करता था तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, जिधर इच्छा करे उधर, लेकिन जैसे यहाँ पर भी इसी तरह कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर 2 बिंदुओं से सिर्फ आप एक रेखा खींची जा सकती है, थोड़ा सा आप इधर उधर करेंगे तो आप बगल से निकल जाएंगे, इस बिंदु तक नहीं पहुँचेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक बिंदु, तो यह वाला सत्य लिखा हुआ है कि 2 बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है, यह चीज़ सत्य लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि एक रेखा में 2 दिशाएं होती हैं। यह तो सही बात है, 2 ही दिशा होती हैं। देखिए एक इधर चली गई एक दिशा और एक दिशा इधर, है ना, विपरीत दिशा, दो दिशाएं होती हैं। चलिए ये तो सत्य लिखा है। ठीक है, और कह रहा है 2 समानांतर रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। जाहिर सी बात है, हमेशा उनकी दूरी आपस में बराबर रहेगी, है ना। अगर 2 समानांतर रेखा है ना,
तो यह अनंत तक चलते चले जाएंगे, तभी भी ये आपस में कभी नहीं मिल सकती है ना। इनके बीच की दूरी जो भी है वो हमेशा बराबर रहेगी, ठीक है। तो यह सही बात लिखा है कि दो समानांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं मिलती हैं, यह तो सही है, सत्य लिखा हुआ है। कह रहा है ना कि किसी तल में स्थित 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक बिंदुगामी होगी यदि वे सभी उस तल में स्थित एक ही बिंदु से होकर जाएं। तो ये तो सही बात लिखा हुआ है ना, एक बिंदु से होकर जाएंगे किसी तल में स्थित 3 या 3 से अधिक रेखाएं, ठीक है। जाहिर सी बात है 3 या 3 से अधिक रेखाओं की बात करेंगे, ठीक है। कम से कम 3 और उससे अधिक हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक बिंदु से होकर जाती हैं तो वे सभी रेखाएं उस तल में स्थित एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया सत्य। चलिए आगे हम लोग आगे जाते हैं। बंद और खुली आकृतियों का बोध, बंद और खुली आकृतियों का बोध, मतलब अब इसके बारे में जानेंगे कि बंद आकृतियाँ और खुली आकृतियाँ क्या होती हैं। जैसे देखिए ACB इस तरह कोई चित्र बना है, ठीक है। वक्र ही है फिलहाल में, है ना। वक्र मतलब ये घुमावदार है, रेखा नहीं है, मतलब, है ना। चलिए तो यहाँ पर इस तरह हो गया, ठीक है। तो देखिए अब इसको इस तरह घुमा कर यहाँ पर ले आकर चिपका दिया, है ना। यहाँ पर ऐसे लेकर आए और इसको चिपका दिया तो यहाँ पर बिंदु C मिला और AB क्या हो गया, दोनों एक ही बिंदु मिल गया ना। तो अब देखिए यह बंद आकृति हो गई, है ना, बंद हो गया ना सब कुछ। यहाँ पर खुला हुआ है तो यह खुली आकृति बनी, या बंद आकृति बनी। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, आगे देखिए दिया हुआ है यहाँ पर चित्र फर्स्ट ACB कोई वक्र है, ठीक है, वक्र ही है जिसमें प्रारंभिक बिंदु A है और B अंत बिंदु है, B अंत बिंदु। यदि बिंदु A और B परस्पर संपाती हो जाए, संपाती मतलब दोनों एक ही हो जाए, ठीक है। A और B परस्पर संपाती हो जाए, दोनों मतलब दोनों एक ही हो जाए, ठीक है। तो ACB एक बंद आकृति होगी। जैसे यहाँ पर एक ही दोनों हो गए ना, तो ये क्या बन गया, एक बंद आकृति बन गई। इस पर इसके विपरीत यदि बिंदु A और B संपाती न हो तो ACB एक खुली आकृति है। ACB अगर बंद नहीं हो, है ना, संपाती नहीं है मतलब, है ना, यहाँ पर अलग अलग जगह पर है, संपाती हो जाएंगे मतलब एक ही जगह पर आ जाएंगे। तो फिलहाल में यह क्या है, इस तरह है, तो क्या है, एक खुली आकृति है, ठीक है। अब आगे हम आ जाते हैं बंद आकृतियों का अभ्यंतर तथा उसका बाह्य क्षेत्र। अच्छा, अभ्यंतर मतलब क्या होता है, अंदर का क्षेत्र, और बाह्य क्षेत्र मतलब समझ रहे हैं आप, बाहर का क्षेत्र, ठीक है। अब आ रहा है चित्र थर्ड, इसमें बात कर रहे हैं में ACB एक बंद आकृति है। देखिए यहाँ पर गया है AC और B, ठीक है। ACB दोनों एक ही है, ठीक है। बिंदु B भी यही है और बिंदु A भी यही है, ठीक है। ACB क्या है, एक बंद आकृति है। चलिए ठीक है, बंद आकृति है जिसमें बिंदु A और B संपाती हैं, ठीक है, संपाती देख रहे हैं ना। चलिए ठीक है, यहाँ बिंदु A से C की ओर अनुगत वार्मावर्त, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉक ऐसे घूमता है तो यह एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे बात कर रहा है, ठीक है। क्लॉक इस तरह घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह, मतलब, ठीक है, वामावर्त इसे कहते हैं, ठीक है। A से C जा रहा है, ठीक है, की गति करके हम बाएं हाथ की ओर क्षेत्र अभ्यंतर अथवा अंत इंटीरियर, ठीक है, क्षेत्र तथा दाएं हाथ की ओर का क्षेत्र, ठीक है, एक्सटीरियर कहलाता है। कह रहा ना, जैसे हम लोग का बाएं हाथ है, यह है हम लोग का, ठीक है। तो बाएं हाथ के इधर देखेंगे तो मतलब इसके अंदर की बात कर दिया तो यह क्या होगा, यह बनेगा हम लोग का अभ्यंतर। और इसके मतलब इसके बाहर की जब बात करेंगे ना तो यह क्या बनेगा, बाह्य क्षेत्र बनेगा, ठीक है। तो बाह्य क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो चित्र थर्ड में बिंदु P अभ्यंतर है, देखें ये अंदर बना है तो अभ्यंतर हो गया, ठीक है, में, तथा इसको Q को बोलेगा बाहर क्षेत्र में, ठीक है। आगे हम लोग को दिया हुआ है बिंदु Q बाह्य क्षेत्र में स्थित है। बिंदु ACB वक्र पर स्थित है इस प्रकार, ठीक है। बिंदु ACB देख रहे थे ना हम लोग, यह वक्र ही है ना, रेखा तो है ना, ठीक है, ठीक है, वक्र ही है। चलिए घुमावदार है, ठीक है। तो आ जाते हम लोग इस तरह, चार हमको दिया इस प्रकार चित्र IV मतलब चौथे की बात कर रहा है तो यहाँ पर है, ठीक है, में छायांकित भाग एक बंद क्षेत्र है, छायांकित भाग एक बंद क्षेत्र है, ठीक है, ये तो बंद ही है, तथा वक्र एवं बंद क्षेत्र को छोड़कर बाह्य क्षेत्र है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर वक्र मतलब पूरा वक्र मतलब किनारा, ठीक है, किनारे की बात कर रहा है, और अभ्यंतर अंदर को छोड़कर बाकी जितना भी चीज़ है ना, अब यहाँ पर कोई बिंदु ले तो यह बाहर ही है, ठीक है, और बाकी यहाँ पर यह कोई क्या बना, अभ्यंतर मतलब अंदर का ही है, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग चित्र सेकेंड में, चित्र पाँचवें में बात कर रहा है, इसमें में प्रारंभिक बिंदु A है, ठीक है, जो कि अंत बिंदु B से संपाती नहीं है, मतलब यह दोनों एक ही पर नहीं है, मतलब अगर यहीं घूमकर इसी पर आकर चिपक जाता, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते थे कि यह संपाती हो जाता, तो हम लोग को क्या हो जाता, एक बंद
आकृति हम लोग को मिलती है, लेकिन यहाँ पर ये खुली आकृति एक है, तो अतएव ये भी एक खुली आकृति है ना, देखें बंद नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक बंद आकृति थी, इसका अभ्यंतर बनता था, बाह्य क्षेत्र बनता था, लेकिन ये खुली आकृति है। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड, इसमें इसकी हम बात करें, ठीक है। यहाँ पर चित्र चौथे छठा है, पाँचवा के बाद छठा किसी पंछी की छाया को क्या कर रहा है, चित्र को प्रदर्शित करता है। अंत बिंदु ए और ई, ठीक है, संपाती एक ही होने के कारण ए से बी डी बंद क्षेत्र है। चलिए अंत बिंदु ए और ई, ठीक है। अच्छा ए और ई की बात कर रहा है ना, तो ए और बी इसको लिखना चाहिए था। यहाँ पर ए बी संपाती है ना, ए और बी संपाती होना चाहिए था, ई तो संपाती नहीं है, ई तो यहाँ कहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो संपाती के लिए इसको बी दिखाना चाहिए था। ए और बी संपाती एक ही होने के कारण कितना ए सी डी ई बी एक बंद क्षेत्र है। जैसे देख रहे हैं, जैसे इस चित्र की बात कर रहा है ना, तो देखिए इसको ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ए के बाद अब बात किया सी की, तो आप इस तरह सीधा लेकर आ गए। अब यहाँ पर वक्र ही है, सब घुमावदार है, मतलब ये चित्र है, तो देखिए इसके ऐसे किनारे किनारे होते हुए आप आएंगे सी पर, ए से सी आए, फिर डी पर जाएंगे। चलिए इस तरह चलते हुए आप इस तरह चित्र बनेगा, डी पर आ जाएंगे, ठीक है। डी से बाद कितना ई पर जाना है, तो इस तरह आप घूमते हुए ई तक, यहाँ पर बिंदु नहीं बनाया गया, लेकिन यहाँ पर बना देना चाहिए था। देखिए यहाँ पर बिंदु बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ई डी का नहीं बनाया है, के का भी नहीं बनाया है, ई का भी नहीं बनाया है, ठीक है। तो फिर ई फिर चले जाते हैं, फिर ई से कितना बी पर आप चले जाते हैं, बी और ए कितना एक ही है, तो ये हम लोग का बंद आकृति मिलता है ना। जहाँ से हम लोग चले थे वहीं पर आ गए, तो ये हम लोग को बंद आकृति मिला, ये बंद क्षेत्र है। मतलब इसमें चित्र छठे में छठवां है, ठीक है, में पी आंतरिक तथा आंतरिक मतलब अंदर है, ठीक है, पी इसके अंदर है, देखिए यहाँ पर पी बनाया गया है, ठीक है। और के कोई बाह्य बिंदु है, देख रहे हैं ना, के बाह्य क्षेत्र में मतलब बाहर है कोई, ठीक है। और ई इसको बाउंड्री पर ही बनाना चाहिए था, थोड़ा सा लाल रंग में बनाना चाहिए था, नहीं दिया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है चौथा पॉइंट, कुछ खुली और बंद आकृति चार्ट के माध्यम से पार्श्व चित्र में दिखाई गई है ना, मतलब नीचे हम लोग को बताया गया है। तो चलिए देखते हैं खुली आकृतियाँ में क्या होगी। चलिए रेखा हो गया, खुली आकृति है ना, बंद नहीं है। चलिए कोण बन रहा है, कोण बनता है दो रेखाओं के बीच में, आपस में जहाँ पे काटते हैं वो सब आपस में उनके बीच क्या बनता है, कोण बनता है, ठीक है। अब देखिए खुली रस्सी है, ये अभी क्या बन रही है, खुली आकृति। अच्छा बंद आकृति में त्रिभुज आ जाएगा, त्रिभुज में क्या होता है, एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज में क्या होता है, एक बंद आकृति हो गई। अच्छा गांठ लगी रस्सी, मतलब ऐसे रस्सी यही है, खुली रस्सी है, इसको बांध दिया आप तो क्या बन गई, ये हम लोग का बंद आकृति बन गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग का ये आ गया, अभ्यास आ गया 7B। चलिए तो अभी हम लोग इसको हल कर लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं अभ्यास 7B ना। तो चलिए अभ्यास 7B इसको हल कर ले जाए। तो चलिए पहला प्रश्न है, तो इसके लिए हम लोग लिख देते हैं हल पहले वाले को, ठीक है। चलिए जो हम लोग को दिया हुआ है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न में हम लोग को दिया हुआ है ना कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करते हुए उसका नाम लिखिए। चलिए ठीक है, तो चलिए हम लोग एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अगर इस तरह अभी देखिए, अभी सिर्फ हम कुछ नहीं बनाया है ना, आगे पीछे तीर नहीं लगाया ना, तो ये अभी हम लोग का क्या है, रेखाखंड है। अभी इसको हम लोग नाप सकते हैं, लेकिन यहीं पर हम तीर लगा देना, मतलब इसका अंत बिंदु हमको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ जा रही है। बस इतना पता है कि एक समतल है, उस पर एक रेखा है, ठीक है। अब ये कहाँ से जा रही है कहाँ तक कोई बात नहीं, कोई हम लोग को पता नहीं। चलिए इसका हम लोग यल नाम दे देते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसका नामकरण करना रहेगा, तो इसको क्या लिख देंगे, रेखा यल, ठीक है, यही हो गया इसका नाम, ठीक है। अगर यहाँ पर बिंदु पी क्यू हम लोग लिख देते, तो पी क्यू लिख के हम लोग को ऊपर तीर लगाना पड़ता, लेकिन यही दिया था कि रेखा खींचना था और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करना था, उसका नाम लिखिए, तो हमने लिख दिया, इसका क्या नाम होगा, रेखा यल होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग हल दूसरे वाले को कर लेते हैं। दूसरा वाला हम लोग को प्रश्न दिया हुआ है, अपने आसपास में उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से कोई 3 ऐसे उदाहरण दीजिए जिनसे रेखाओं या उनके भाग का बोध होता है। मतलब रेखाओं या रेखा के भाग है ना, मतलब कि रेखा के भाग में क्या आ जाएगा, किरण भी आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा, रेखाखंड भी आ जाएगा। मतलब ऐसा हम लोग को कोई बताना है आसपास की वस्तु जिनमें रेखा, मतलब कुल मिला के रेखा है, ठीक है। तो चलिए अब देखें, अब स्केल की बात करेंगे ना, तो इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलिए इसको भी लिख देते हैं, रेखा किस में हो जाएगा, रेखा या किरण कोई भी चीज़, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं, चलिए स्केल लिख देते हैं, ठीक है। और चलिए और टार्च लिख देते हैं, टार्च में से क्या निकलता है, किरण निकलता है, तो हम लोग को वस्तुएं लिखनी है, टार्च भी लिख देते हैं। चलिए सूरज लिख देते हैं, इसमें से क्या निकलता है, सूरज में से किरण निकलता है, इसमें से विकिरण। स्केल से हम लोग क्या किसी चीज़ को नापते हैं, तो उसका किनारा क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ये क्या बनेगा, रेखा बनेगा, रेखाखंड बनेगा, ठीक है। ये इस प्रकार से हो गया। चलिए हम लोग आ जाते हैं ना क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है कि रेखा और किरण में
अंतर चित्र खींचकर, ठीक है, स्पष्ट करें। चलिए हम लोग आ जाते हैं हल। तीसरे को कर लेते हैं, रेखा और किरण में अंतर चित्र। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं, रेखा और कितना, किरण में अंतर, हेडिंग डाल देते हैं और इसको लिख लेते हैं जो जो पॉइंट है। चलिए कुछ हम इस प्रकार इसको बना लेते हैं, ठीक है, कई पॉइंट इसको देखकर हम लोग लिख लेते हैं। चलिए तो देखिए, अगर हम लोग को रेखा बनाना रहेगा तो रेखा और किरण में ना, तो देखिए रेखा का हम चित्र भी बना देते हैं। यहाँ पर इसको रेखा बना देंगे, यहाँ पर इसमें हम लोग किरण बना देंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, इसमें हम लोग रेखा को दिखाएंगे, यहाँ पे हम किरण की बात करेंगे इसमें ना। तो देखिए, और देखिए रेखा की बात करेंगे तो इसको इस तरह करेंगे, ठीक है। और किरण की बात करेंगे तो एक बिंदु हम लोग को पता रहेगा, लेकिन कहाँ को जा रही है ये हम लोग को पता नहीं रहेगा। ये हो गया रेखा और ये हो गया किरण, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे तो अच्छा, इसको मैं पहला पॉइंट डाल दें। चलिए एक दो अंतर बता दिए, है ना। तो हम लोग लिख देते हैं, रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है, लिख देते हैं रेखा में दोनों दिशाओं में कोई अंत बिंदु नहीं होता है, ठीक है। चलिए, और इसमें अगर हमको लिखना रहेगा तो किरण में क्या लिख देंगे, किरण में एक अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु हम लोग को पता होता है कहाँ से शुरुआत होती है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें लिख देते हैं किरण में क्या, एक अंत बिंदु होता है, में एक अंत बिंदु होता है। मतलब कि यहाँ से हम कहाँ से शुरू हो रहा है ये हम लोग का पता है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाला, और एक दो और लिख लें, ठीक है। तो चलिए, और इसमें रेखा में और क्या बता देंगे। अच्छा, रेखा का नामकरण हम लोग क्या करते हैं, चलिए तो इसका मान लेते हैं। देखिए इसको इसको मतलब नाम हम लोग को लिखना रहेगा तो कैसे करते हैं। चलिए रेखा का नामकरण करते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं। चलिए इसको हम लोग चलिए यहाँ पर पी क्यू लिख देते हैं, पी और क्यू लिख दिए ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं। चलिए पी क्यू, ठीक है। तो लिख देते हैं रेखा का नामकरण कैसे करते हैं, रेखा का नामकरण कैसे करते हैं, इसको लिख देते हैं पी क्यू बना देते हैं हम लोग, और इस पर दोनों तरफ तीर लगा देते हैं, ठीक है। और वहीं बात करते हैं किस पे, जब हम लोग किरण का नामकरण करते हैं, क्या लिखते हैं, जहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे पी से शुरू हो रही है ना, और यहाँ पे क्यू तक चली गई, ठीक है। और हम लोग क्या इसमें लिख सकते हैं, चलिए इसमें हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख देते हैं, चलिए इसमें लिख देते हैं कि प्रारंभिक बिंदु ज्ञात होता है ना। इसमें प्रारंभिक बिंदु हम लोग को ज्ञात नहीं होता है, इसमें ज्ञात होता है। लिख देते हैं कहाँ से प्रारंभ हो रही है, कहाँ को जा रही है, कोई पता नहीं है, ठीक है। लिख देते हैं प्रारंभिक बिंदु ज्ञात नहीं होता है। यहाँ पर लिख देते हैं प्रारंभिक बिंदु ज्ञात होता है ना। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आप अब आ जाते हैं हम लोगों को कितने, क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। तो लिख देते हैं हम लोग हल, 4 वाले को हल कर लेते हैं। दिया हुआ है हम लोग को ना, प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है, दिया है कि दिए गए प्रारंभिक बिंदु निगमन बिंदु, ठीक है, ए, और एक अन्य बिंदु बी से होकर जाती हुई एक किरण खींचे। कह रहा है कि दिए गए बिंदु प्रारंभिक बिंदु या निगमन बिंदु ए और अन्य बिंदु बी से होकर जाने वाली एक किरण खींचना। चलिए तो ये हम लोग को तो ये तो बेहद आसान है, ठीक है। देखिए हम लोग को खींचना है ना, देखिए तो हम लोग को यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु या निगमन बिंदु हम लोग को ए दिया हुआ है, और यहाँ पर एक अन्य बिंदु बी मान लेते हैं यहीं पर है, ठीक है। ये हम लोग का किरण बना दिए, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको ऊपर कर देते हैं। देखिए ये हम लोग का किरण हो गया, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु निगमन बिंदु ये हो गया, हम लोग बता दिए, ठीक है। अन्य बिंदु होकर जाती हुई किरण ना, तो इसको लिख देते हैं। या तो आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे इसको, किरण ए बी लिख देंगे, या और नामकरण करना रहेगा तो किससे, ए बी लिख के इस पर तीर मार दीजिए, इधर ए से बी की तरफ जा रही है, ठीक है। ये इस प्रकार हल हो गया। चलिए अब यह चीज़ पूरा हल हो गया हम लोग का, ये अभ्यास ही, ठीक है।
अब अगली बार हल कर दिया जाएगा दक्षता अभ्यास 7। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।